Hello बच्चों, I am your biology educator Muskan Sharma and welcome to our YouTube channel Tiny Genes. This is the sixth lecture of chapter Molecular Basis of Inheritance. In the last chapter, we discussed about the packaging of DNA, and in today's class, we are going to discuss about the search for genetic material. आज के लेक्चर में हम उन डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बात करेंगे जो कि हुए थे जेनेटिक मटेरियल की सर्च के लिए कि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, जिसमें से कुछ मैंने आपको हिस्ट्री ऑफ डीएनए वाली क्लास में भी बताया था। तो जो पहला एक्सपेरिमेंट है जिसके बारे में हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे इस ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल भी जिसको बोलते हैं, which was proposed in year 1928। इस एक्सपेरिमेंट में हुआ ये था कि ग्रिफिथ ने ऐसा बोला था अपने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे कि एक बैक्टीरियल सेल जो कि नॉन पैथोजेनिक है और दूसरी जो कि पैथोजेनिक है। तो नॉन पैथोजेनिक वाली बैक्टीरियल सेल से पैथोजेनिक में कोई ऐसी चीज जा रही है जो कि उसको ट्रांसफॉर्म कर रही है, विच कैन बी द जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग उसी एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट में ग्रिफिथ ने एक बैक्टीरियल सेल यूज की थी स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया की, यानी कि उसने बैक्टीरियल सेल यूज की स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, साइंटिफिक नेम है ये। इसके दो तरीके की स्ट्रेन देखने को मिलते हैं। ठीक है, इस बैक्टीरियल सेल के दो तरीके के स्ट्रेन देखने को मिलते हैं। एक है एस स्ट्रेन। एस स्ट्रेन क्योंकि ये स्मूथ दिखाई देता है, जब इसकी कॉलोनीज फॉर्म होती हैं तो वो स्मूथ दिखाई देती है। एंड द सेकेंड वन इज आर स्ट्रेन, जिसकी कॉलोनीज रफ दिखाई देती है। स्मूथ और रफ होने का रीजन है एक कोट म्यूकोपॉलीसेकेराइड की। जो ये एस स्ट्रेन होता है इसके अंदर म्यूकोपॉलीसेकेराइड की कोट प्रेजेंट होती है। म्यूकोपॉलीसेकेराइड कोट प्रेजेंट होती है, लेकिन इस आर स्ट्रेन के अंदर ये म्यूकोपॉलीसेकेराइड की कोट एब्सेंट होती है। ये जो म्यूकोपॉलीसेकेराइड है यही रिस्पॉन्सिबल है इस एस स्ट्रेन को वर्युलेंट बनाने के लिए। तो इसकी वजह से जो ये एस स्ट्रेन है हमारा ये वर्युलेंट होता है, या फिर हम बोल सकते हैं पैथोजेनिक होता है। और क्योंकि ये कोट आर स्ट्रेन में नहीं होती है इसलिए आर स्ट्रेन इज नॉन पैथोजेनिक, या फिर हम बोल सकते हैं इट इज नॉन वर्युलेंट। तो ये तो बात हो गई दो वेरिएंट्स की, दो डिफरेंट स्ट्रेन्स की ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। अब हम बात करते हैं ग्रिफिथ ने अपना एक्सपेरिमेंट किस तरीके से परफॉर्म किया था। सबसे पहले ग्रिफिथ ने लिया लाइव एस स्ट्रेन, जिसको इसने इंजेक्ट किया एक चूहे के अंदर। ठीक है, एक माइस के अंदर, और एज एक्सपेक्टेड ये चूहा मर गया क्योंकि जो हमारी एस स्ट्रेन है वो वैसे भी वर्युलेंट स्ट्रेन थी। अब उसने लाइव आर स्ट्रेन यूज किया, अगेन चूहे के अंदर इंजेक्ट किया, और इस टाइम चूहा सरवाइव कर गया। ठीक है, लेकिन अब ग्रिफिथ को टेंशन होने लगी क्योंकि जनरली जब साइंटिस्ट चूहे पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और अगर चूहा जिंदा बच जाए ना तो उनको चिंता होने लगती है। तो अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने लिया हीट किल्ड एस स्ट्रेन। ठीक है, उन्होंने लिया हीट किल्ड एस स्ट्रेन और उसको माइस के अंदर इंट्रोड्यूस किया। वो दोबारा बच गया, ये चूहा अलग था उस वाले से।
ठीक है, ये दोबारा बच गया। अब इन्होंने एक कॉम्बिनेशन बनाया। कॉम्बिनेशन क्या था? इन्होंने हीट किल्ड एस्ट्रेन लिया, साथ में लिया लाइव आर स्ट्रेन, और इन दोनों को मिला के डाला चूहे के अंदर। अब पहले जो दोनों एक्सपेरिमेंट किए, हीट किल्ड एस्ट्रेन के साथ, लाइव आर स्ट्रेन के साथ, दोनों कंडीशन में चूहा जो था वो सरवाइव किया। तो एक तरीके से एक्सपेक्टेड तो यही था कि यहाँ भी ये चूहा सरवाइव करेगा, लेकिन ये चूहा मर गया। और मरने के बाद इस चूहे को ऐसे ही नहीं छोड़ा इन्होंने, इसका पोस्टमार्टम भी किया। ये जो चूहा मरा, इसकी बॉडी में क्या देखने को मिला? इसके हार्ट के अंदर से लाइव एस्ट्रेन मिला। ठीक है, लाइव एस्ट्रेन was found in the heart। ठीक है, हार्ट में से लाइव एस्ट्रेन मिला, लेकिन वो तो हमने डाला नहीं था। इसका मतलब है इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल दिया कि जो हमारा ये हीट किल्ड एस्ट्रेन था, इससे लाइव आर स्ट्रेन के अंदर कोई तो ऐसी चीज गई है जिसने इस लाइव आर स्ट्रेन को ट्रांसफॉर्म कर दिया इनटू एस्ट्रेन। ठीक है, तो इन्होंने कंक्लूजन क्या दिया इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे? दैट समथिंग, या फिर हम बोल सकते हैं सम मॉलिक्यूल यानी कि जेनेटिक मटेरियल की बात कर रहे हैं। ठीक है, सम मॉलिक्यूल गोज फ्रॉम heat killed estrine to live R strain which transformed it into estrine। यानी कि इन्होंने बोला कि कुछ तो है जो कि जा रहा है, जस्ट लाइक एसीपी प्रद्युमन ऑफ सीआईडी, जिससे वो दया को बोलता था कि कुछ तो गड़बड़ है दया। उसी तरीके से इसने बोला कि कुछ तो है जो कि हीट किल्ड एस्ट्रेन से लाइव आर स्ट्रेन में जा रहा है। अब वो कुछ क्या है वो पता लगाने का काम दया करेगा। यानी कि आगे का जो पार्ट था, मतलब इसी प्रिंसिपल के बेसिस पे आगे की जो रिसर्च की, वो की 3 साइंटिस्ट ने, जो कि थे एवरी, मैकलियोड एंड मैककार्टी, जो मैंने एवरी ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया था हिस्ट्री वाले पार्ट में। तो अब अगला जो एक्सपेरिमेंट हमारे पास आता है वो है बायोकेमिकल एनालिसिस फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि जो ये बायो ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट दिया था, इसी का बायोकेमिकल एनालिसिस किया। यानी कि उन्होंने जो बोला था कि कोई मॉलिक्यूल जा रहा है, तो इसमें पता लगाया था कि वो मॉलिक्यूल कौन सा था। तो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट वी हैव इज बायोकेमिकल एनालिसिस फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। 1944 में ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हुआ था, जो कि किया था एवरी, मैकलियोड और मैककार्टी ने। दो तरीके से इन्होंने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था। वो दो तरीके क्या थे? पहला तरीका, इन्होंने हीट किल्ड एस्ट्रेन में से 3 चीजें सेपरेट कर ली, जिन तीनों में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था कि जेनेटिक मटेरियल कौन सा है। यानी कि डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। ठीक है, ये तीनों चीजें सेपरेट कर ली। अब तीनों को अलग अलग लाइव आर स्ट्रेन के साथ मिक्स किया और चूहे में डाल दिया। ठीक है, तीनों को अलग अलग इन्होंने लाइव आर स्ट्रेन के साथ मिक्स किया और चूहे में डाल दिया, ये देखने के लिए कि अब इन तीनों में से कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है
जो कि ट्रांसफॉर्मेशन करा के लाइव आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्म कर पाएगा। तो हमें तो पता है कि डीएनए ही वो मॉलिक्यूल है। सेम इनको इस एक्सपेरिमेंट में भी देखने को मिला कि जब इन्होंने डीएनए को लाइव आर स्ट्रेन के साथ डाला तो जो चूहा था वो मर गया। यहाँ पे जो चूहा था वो मर गया। लेकिन इन केसेस में जब इन्होंने आरएनए को यूज किया और जब इन्होंने प्रोटीन को यूज किया, इन दोनों केसेस के अंदर जो चूहा था वो सरवाइव कर गया। तो एक तो इस तरीके से इन्होंने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। दूसरा तरीका इन्होंने क्या लिया, हीट किल्ड एस्ट्रेन लिया जिसमें डाला डीएनए ताकि वो डीएनए को डाइजेस्ट कर दे। अब इसके साथ मिक्स किया लाइव आर स्ट्रेन और इसको डाल दिया चूहे में। अब क्योंकि डीएनए ही डाल दिया है, डीएनए डाइजेस्ट हो गया है, तो ट्रांसफॉर्मेशन होगी नहीं और चूहा जो होगा यहाँ पे सरवाइव कर जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन हुई ही नहीं। अगला हीट किल्ड एस्ट्रेन लिया दोबारा से। इस बार एंजाइम यूज किया आरएनएज, जो कि आरएनए को डाइजेस्ट कर देगा। साथ में लिया लाइव आर स्ट्रेन, अगेन चूहे में डाला और इस बार जो चूहा था वो मर गया क्योंकि हमारा डीएनए इंटैक्ट था और यहाँ पे क्या हुई, ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। तीसरा अगेन हीट किल्ड एस्ट्रेन लिया, साथ में लिया इन्होंने प्रोटीएज। इस बार एंजाइम यूज किया प्रोटीएज, जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देगा, एंड लाइव एस्ट्रेन। अगेन यहाँ पे भी जो डीएनए है वो इंटैक्ट है हमारा, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन करा देगा और चूहा जो है वो मर जाएगा, क्योंकि यहाँ भी हमें क्या देखने को मिला, ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला। तो इन्होंने ये सेम एक्सपेरिमेंट दो अलग अलग तरीके से परफॉर्म किया। एक बार इन तीनों कंपोनेंट्स को अलग करके डीएनए आरएनए प्रोटीन को, और एक बार इनको डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स डाल किया। दोनों ही तरीके से इनको क्या देखने को मिला कि डीएनए ही वो मॉलिक्यूल है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन करा रहा है। और इन्होंने ये बोला भी, कंक्लूजन यही निकला कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल और यही वो मॉलिक्यूल है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन करवा रहा है। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ, कुछ प्रोटीन के अंधभक्त थे, ठीक है, उस टाइम कुछ अंधभक्त थे जो कि प्रोटीन के थे। तो उन्होंने बोला कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल क्यों है, प्रोटीन भी तो हो सकता है। क्योंकि जो आप लोगों ने ये एंजाइम यूज करके एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें डीएनएज यूज किया, आरएनएज यूज किया, प्रोटीएज यूज किया, ये भी तो प्रोटीन है। एंजाइम्स भी तो नेचर में प्रोटीन ही होते हैं, तो प्रोटीन भी तो जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। दूसरा, उस टाइम पे ट्रांसफॉर्मेशन का प्रिंसिपल जो था, ट्रांसफॉर्मेशन का जो फिनोमिनन है, उसको ज्यादा लोग जानते नहीं थे, ठीक है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था, इट वाज नॉट एक्सेप्टेड एट दैट टाइम, सो इट वाज नॉट एक्सेप्टेड as at that time transformation was not a well known phenomenon, ठीक है। और साथ ही साथ क्या था, and they used enzymes for digesting DNA and RNA। और जो एंजाइम्स हैं वो भी क्या होते हैं, प्रोटीन्स ही होते हैं। एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। तो ये चीज बोल के इन्होंने जो ये ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट किया, रिजल्ट निकाला
इसको डिसअप्रूव कर दिया गया, एक्सेप्ट नहीं किया। उसके बाद आया हमारा थर्ड फाइनल एक्सपेरिमेंट, जो कि था हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट, जो कि किया गया था ईयर 1952 में, जिसको कि अनइक्विवोकल प्रूफ मानते हैं। इसका दूसरा नाम होता है ब्लेंडर्स एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ईयर 1952 में किया गया था और इसको बोलते हैं, इट इज नोन टू बी अनइक्विवोकल प्रूफ। किस चीज का अनइक्विवोकल प्रूफ? दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। तो अब ये एक्सपेरिमेंट किस तरीके से किया, कुछ चीजें इन्होंने यूज की यहाँ पे, जिसमें से फर्स्ट है इकोलाई। बैक्टीरियल सेल यूज की इकोलाई की। दूसरा इन्होंने यूज किया बैक्टीरियोफाज वायरस। और तीसरा इन्होंने यूज किया रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। ठीक है, दो रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज किए इन्होंने। एक इन्होंने यूज किया P32 और एक इन्होंने यूज किया S35। अब ये दो क्यों यूज किए? क्योंकि फॉस्फेट जो है वो डीएनए में ज्यादा होता है और सल्फर प्रोटीन के अंदर ज्यादा होता है। तो ये P32 यूज किया फॉर लेबलिंग डीएनए एंड S35 यूज किया फॉर लेबलिंग प्रोटीन। अब क्वेश्चन ये आता है, ये किया क्यों? इन्होंने यूज किया था बैक्टीरियोफाज वायरस। बैक्टीरियोफाज वायरस के पास दो चीजें होती हैं मेनली। मेनली क्या होती है? दो चीजें हैं, एक इसका डीएनए और दूसरा इसका प्रोटीन कोड, जिसको हम कैप्सिड बोलते हैं। सो एज वी नो कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन उस टाइम नहीं पता था। लेकिन उस टाइम पे बैक्टीरियोफाज वायरस का इन्फेक्टिंग मैकेनिज्म पता था। इन्फेक्टिंग मैकेनिज्म क्या? कि जो बैक्टीरियोफाज वायरस है, ये सेल को इन्फेक्ट करते टाइम अपना जेनेटिक मटेरियल सेल के अंदर डालता है। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल डालता है। अब इसके पास दो ही चीजें हैं, एक डीएनए और एक प्रोटीन कोड, यानी कि जेनेटिक मटेरियल इन दो में से ही कोई एक है। इसीलिए इन्होंने क्या किया, बैक्टीरियोफाज वायरस के डीएनए और प्रोटीन कोड दोनों को रेडियो एक्टिवली लेबल किया, चेक करने के लिए कि कौन सा पार्ट बैक्टीरियल सेल के अंदर जाता है। अब ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया कैसे? मैं ये एक यहाँ दूसरे कलर से मेंशन कर देती हूँ। S35। इन्होंने क्या किया, बैक्टीरियोफाज वायरस कुछ को इन्होंने लेबल कर दिया S35 से। ठीक है, लेकिन डीएनए इसका सिंपल रहेगा। तो इसके पास दो चीजें हैं, ये है इसका S35 लेबल्ड प्रोटीन कोड और ये है डीएनए। दूसरा इन्होंने क्या किया, इस तरीके से डीएनए को लेबल कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया
T32 लेबल्ड DNA और ये रहा इसका प्रोटीन कोड। अब इन बैक्टीरियोफाज वायरस को दी इकोलाई सेल इंफेक्शन के लिए। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट के टोटल 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट इज इंक्यूबेशन, जिसको हम इन्फेक्शन भी बोलते हैं। सेकेंड वन इज ब्लेंडिंग एंड थर्ड वन इज सेंट्रीफ्यूगेशन। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के लिए इनको दी गई बैक्टीरियल सेल, जो कि यहाँ पे यूज की थी इकोलाई। इस तरीके से तो यहाँ पे इकोलाई इनको दी है। और फर्स्ट स्टेप करने के लिए इनको छोड़ दिया है, विच इज इंक्यूबेशन या फिर इन्फेक्शन। अब बैक्टीरियोफाज वायरस बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट कैसे करता है? ये अगर बैक्टीरियल सेल है तो इसके सरफेस पे इस तरीके से अटैच हो जाता है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ये इसके सरफेस पे अगर अटैच हो गया है और अगर अटैच ही रह जाएगा तो हमें पता नहीं चलेगा कि बैक्टीरियल सेल के साथ कौन सा पार्ट जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम क्या करेंगे लास्ट स्टेप में सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है ना, इस तरीके से ट्यूब्स में किया जाता है, जिसमें कि दो चीजें बनती हैं। एक जो हैवी पार्ट होता है वो इस तरीके से बेस में सेटल हो जाता है, जिसको हम पैलेट बोलते हैं। ठीक है, और ऊपर लिक्विड पार्ट रह जाता है जिसको कि हम सुपरनेटेंट बोलते हैं। ठीक है, जिसको कि हम बोलते हैं सुपरनेटेंट। ये दो चीजें होती हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जो पार्ट इसका जेनेटिक मटेरियल होगा वो बैक्टीरियल सेल के साथ जाके नीचे सेटल हो जाएगा पैलेट में, और हमें पता चल जाएगा जो भी एलिमेंट सेटल होगा। तो अब हमें क्या जरूरी है कि अगर ये अटैच्ड है तो बैक्टीरियोफाज वायरस को बैक्टीरियल सेल के सरफेस से हटाना, यानी कि दूसरा स्टेप होगा ब्लेंडिंग का। अब ब्लेंडिंग ये नहीं है कि हैंड ब्लेंडर लेके और चला दिया उसके अंदर, जेंटली उसको ब्लेंड करेंगे हम। ठीक है, तो bacterial cell are gently agitated by a blender। ब्लेंडिंग कर दी। अब इस ब्लेंडिंग की वजह से क्या होगा, जो बैक्टीरियोफाज है वो सेपरेट हो जाएगा, सेपरेटेड फ्रॉम बैक्टीरियल सेल। अब हम करेंगे थर्ड स्टेप, विच इज सेंट्रीफ्यूगेशन। दो तरीके की बैक्टीरियोफाज बनाए थे तो हमें दो ही तरीके के यहाँ पे रिजल्ट मिलेंगे। पहला रिजल्ट, जब हमने बैक्टीरियल सेल की बैक्टीरियोफाज के प्रोटीन कोड को लेबल किया, उसमें हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो पैलेट नीचे सेटल होगी, अब क्योंकि उसमें तो डीएनए है, ठीक है, लेकिन उस टाइम ये चीज नहीं पता थी, तो पैलेट के अंदर रेडियो एक्टिवली लेबल्ड पार्ट नहीं मिला। तो वो रेडियो एक्टिवली लेबल्ड पार्ट मिला कहाँ, ऊपर सुपरनेटेंट पे। ठीक है, वो रेडियो एक्टिवली लेबल्ड पार्ट मिला कहाँ, ऊपर सुपरनेटेंट पे। तो यहाँ पे क्या देखने को मिला, दैट supernatant contain
रेडियोएक्टिवली लेबल्ड प्रोटीन, ठीक है, जो कि पैलेट में नहीं है, जो कि पैलेट में नहीं है। तो इससे क्या पता चलता है, इससे क्या पता चलता है कि प्रोटीन जो है वो जेनेटिक मटेरियल नहीं है। प्रोटीन इज नॉट द जेनेटिक मटेरियल, पहली चीज। अब इस कंडीशन में, इस वाली कंडीशन में जहाँ पे हमने डीएनए को लेबल किया है रेडियो एक्टिव एलिमेंट से, यहाँ हमें क्या देखने को मिलेगा रेडियो एक्टिव आइसोटोप से। इसका जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन कराएंगे तो अब क्योंकि डीएनए जो है वही जाता है बैक्टीरियल सेल के अंदर, तो वो क्या होगा, नीचे सेटल हो जाएगा, वो हमारा नीचे पैलेट में सेटल हो जाएगा क्योंकि वो यहाँ पे हैवी पार्ट में प्रेजेंट है। लेकिन ऊपर जो सुपरनेटेंट है उसमें रेडियो एक्टिवली लेबल्ड एलिमेंट नहीं आएगा। तो यहाँ हमें क्या देखने को मिला कि ये हमारा सुपरनेटेंट है और ये हमारी पैलेट है जिसमें क्या है, which contain radioactively labeled डीएनए। और ये क्या प्रूव करता है, it proves that DNA is the genetic material। अब इस पे कोई और क्वेश्चन नहीं ला सकता था क्योंकि हमें ये चीज पहले से पता थी कि बैक्टीरियोफाज का जेनेटिक मटेरियल ही बैक्टीरियल सेल में एंटर करता है। तो जो चीज बैक्टीरियल सेल में एंटर करी है वो डीएनए है, क्योंकि डीएनए और प्रोटीन के अलावा बैक्टीरियोफाज में कुछ था ही नहीं। तो इससे ये चीज प्रूव हुई दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट को अनइक्विवोकल प्रूफ बोला जाता है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने तीन एक्सपेरिमेंट्स डिस्कस किए हैं। द फर्स्ट वन इज ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल, second one is biochemical analysis for transformation, and the third one is Hershey and Chase experiment जिसको हम Lender's experiment भी बोलते हैं। So that's it for today. Next lecture में हम लोग डिस्कस करेंगे central dogma of biology and semi-conservative nature of DNA replication and replication as well. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। And if you have any question or query regarding today's lecture or any previous lecture, so you can drop your question in the comment section below. Thank you so much.